एक संस्था जिसका जन्म सिर्फ नफरत की बुनियाद पर है, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैं छुपाने वाली बात नहीं करता हूं। बेसिक बुनियाद क्या है कि जो संस्था शुरू हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से, वो राष्ट्रीय कतई नहीं है। रुक, तेरे को बताते। चाहे भाई अगर सरदार पटेल गलत थे क्या, या गांधी जी गलत थे क्या, या नेहरू जी 1963 में संघ को बुलाए 26 जनवरी की परेड में वो गलत थे। तो 17 दिसंबर 1947 जयपुर की रैली में सरदार पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त संगठन है और इनका हमें सहयोग लेना चाहिए। अब बताइए, इतने बड़का बड़का नेता गलत थे और छुटका छुटका नेता सही है, तो इसके बाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्लैक डिबेट में। आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के 100 साल पूरे होने के मुद्दे पर एक जबरदस्त राजनीतिक बहस के दौरान आशुतोष और सुधांशु त्रिवेदी आमने सामने आ जाते हैं और दोनों अपनी अपनी बातों के समर्थन में कई ऐतिहासिक और राजनीतिक तर्क रखते हैं। इस दौरान माहौल काफ़ी गर्मा जाता है और स्टूडियो में मौजूद दर्शक भी अपनी प्रतिक्रिया देते दिखाई देते हैं। अगर आप इस पूरे मुद्दे को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और दोनों पक्षों की बातें सुनकर अपनी राय खुद बनाइए। आपको किसके तर्क ज़्यादा दमदार लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी राजनीतिक डिबेट की वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल ब्लैक डिबेट को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के चलिए मेन वीडियो शुरू करते हैं। संघ के 100 साल आपकी नज़र में क्या है? बहुत ही मुश्किल सवाल है और बहुत ही आसान जवाब है इसका। देखिए, विचारों में मतभेद हो सकता है हमारे, लेकिन हमारे मेहमानों का सम्मान कीजिए। इसके साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मैं चूंकि अपने विचार से अपनी सोच में लोकतांत्रिक हूं, इसलिए सारे विचारों को मैं पढ़ता भी हूं और उनको समझने की कोशिश करता हूं, नफरत नहीं करता। आजकल एक नई टेंडेंसी निकली हुई है कि जो आपके विचारों से सहमत नहीं उसको नफरत करो, उसको गालियां दो, उसके घर वालों के बारे में भद्दी भद्दी टिप्पणियां करो। और आप टेलीविजन चैनल पर अक्सर देखते होंगे जिस तरीके से मुझको टारगेट करके गालियां दी जाती है। अगर मैं आपको अपना फ़ोन दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कितनी माँ बहन की गालियां मेरे घर वालों को दी जाती है। मैं वैसा नहीं हूं। वैसा इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरी ट्रेनिंग उन जगहों पे नहीं हुई है जहां नफरत करना सिखाया जाता। अब सुधांशु जी ने कहा सबके हित के भाव, पिछले 100 साल का संघ के संदर्भ में इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। एक संस्था जिसका जन्म सिर्फ नफरत की बुनियाद पर है, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, मैं छुपाने वाली बात नहीं करता हूं। वो कहे हम सबके हित की भाव की बात करते हैं। अभी मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है 2 साल पहले, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं उतनी गहरी उसमें जाना ही नहीं चाहता। बेसिक बुनियाद क्या है कि जो संस्था शुरू हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से, वो राष्ट्रीय कतई नहीं है। अच्छा, ये इस देश का इतनी बड़ी ट्रेजेडी है क्योंकि इसी भाव की वजह से कि इस देश में 2 विचारधारा के लोग रहते हैं, इस देश में 2 राष्ट्र के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से भारत का बंटवारा हुआ है। और कोई कारण नहीं था। धर्म के आधार पे जब आप 2 राष्ट्र बताने की कोशिश करने लगते हैं, जब 2 नेशन थियरी की बात करते हैं, तब देश में सबको साथ लेके आप नहीं चलते। ये सबका साथ सबका विकास की बातें अगर है तो फिर क्यों चुनाव के दौरान आप कहते हैं कि शरिया कानून लागू हो जाएगा? अरे अब 70 साल हो गए इस मुल्क के अंदर। अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो हिंदू इस देश के अंदर 80% की आबादी है। आज भी वही डर हम दिखाने की कोशिश करते हैं, वही डर। मुसलमान छा जाएगा, मुसलमान छा जाएगा, मुसलमान छा जाएगा, मुसलमान छा जाएगा, है? ठीक है, आपकी भावना समझ ली गई, पूरा सम्मान है। पूरा ठीक है, आप कंक्लूड करिए आशुतोष जी। हाँ, हमको व्हाइट हाउस में दिवाली मनती है तो हमारा जो हिंदू जाग उठता है। हमको इस देश के अंदर जब गरीब दिवाली मनाता तो हमारा बहस को सुनिए। इस देश के अंदर अगर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनी है तो उस लोकतंत्र के रास्ते से बनी है, जिस लोकतंत्र की नींव इस देश के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और महात्मा गांधी की प्रेरणा से बनी है।
अगर इस देश के अंदर भी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा करना चाहते तो इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं होता और बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनती इसमें। इसलिए इस बात को कभी भूलिए मत कि हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियां दी हैं, आजादी की लड़ाई में जो सेक्रीफाइस किया है, उसमें एक संघ के आदमी का नाम नहीं, नॉट वन, गारंटी कहता हूं, सिर्फ केशव बलीराम हेडगेवार का जिक्र है जिन्होंने 1930 के अंदर जेल गए थे। न गोलवालकर कभी जेल गए, न कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी जेल गए, और संघ का एक भी आदमी कभी जेल नहीं गया। आज ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आज ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अगर इतनी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद पे हमें गर्व है, मुझे गोलवालकर और हेडगेवार पे गर्व नहीं है और कभी गर्व नहीं होगा। रुको जरा, मैं एक कोट बता रहा हूं। आई वेंट टू ए आरएसएस कैंप इन वर्धा when founder Dr. Hedgewar was alive. Sri Jamnalal Bajaj has taken me to the camp and I have been very well impressed by the discipline, complete absence of untouchability and the rigorous simplicity. ये किसने कहा है? महात्मा गांधी, complete works of महात्मा गांधी, volume 89, page 193. अब सुनिए, एक नहीं मैं दर्जन एग्जाम्पल देता हूं। 17 दिसंबर 1947 जयपुर की रैली में सरदार पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशभक्त संगठन है और इनका हमें सहयोग लेना चाहिए। 3 जनवरी 1948 लखनऊ में कहा उन्होंने, ये महात्मा गांधी की हत्या से 22-23 दिन पहले की बात है, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं। 11 नवंबर 1948 को उन्होंने गुरु गोलवालकर को लेटर लिखा। 10 अक्टूबर 1949 कांग्रेस कार्य समिति में प्रस्ताव पारित हुआ कि आरएसएस के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हो, कांग्रेस आरएसएस। फिर 17 नवंबर 1949 नेहरू जी ने विदेश से लौटकर वो प्रस्ताव रिवर्ट करवाया। काहे भाई, अगर सरदार पटेल गलत थे क्या, या गांधी जी गलत थे क्या, या नेहरू जी 1963 में संघ को बुलाए, 26 जनवरी की परेड में वो गलत थे, 1965 की वॉर के समय गुरु गोलवलकर जी को बुलाए कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी, वो गलत थे, और नरसिम्हा राव के लिए तो ये कहते थे कि उनकी धोती के नीचे हाफ पैंट है। अब बताइए, प्रणब मुखर्जी जी, यदि प्रणब मुखर्जी संघ के कार्यालय में गए तो वो गलत थे क्या? अब बताइए, इतने बड़का बड़का नेता गलत थे और छुटका छुटका नेता सही हैं, तो इसके बारे में आप निर्णय लीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक लाइन संघ पे बोल दूं और बाकी सब बातें अलग है। ये सिर्फ जो बीजेपी और पॉलिटिक्स से जोड़ा जाता है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आज संघ के 3376 पूर्णकालिक प्रचारक हैं, और उसमें जानते हैं भाजपा में कितने हैं? 26 आउट ऑफ 3376 आर 26 इन बीजेपी। और आज मैं पूछूं, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा संगठन कौन? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ का। आज आपसे पूछूं कि यदि ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा, जिसके सबसे ज्यादा स्कूल्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के 30,000 स्कूल है, विद्या भारती, दैट इज एन आरएसएस। अगर सबसे बड़ा संगठन किसानों के बीच में भारतीय किसान संघ, तो आरएसएस का। दलित बस्तियों में काम करने वाला सेवा भारती, आरएसएस का। ट्राइबल्स में काम करने वाला वनवासी कल्याण आश्रम, आरएसएस का। और धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस का। इसलिए मैं भारत बीजेपी का नाम नहीं लिया आपने बीजेपी का नाम नहीं लिया। अब बीजेपी, अरे सुनिए, बीजेपी से मैं संघ के रिश्तों, बस एक पंक्ति कह देता हूं, साहित्य का समय ना। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे गौर से देख, हर चेहरे में दिखाई देंगे। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख, हर चेहरे में दिखाई देंगे, और हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। जलवा है हमारा। जिनके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था ये एक पागल विचार है, इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा, अन्यथा देश पर इससे बड़ी आपदा नहीं हो सकती। जिसके बारे में सरदार पटेल ने कहा था कि यह पागल विचार है, आप उसके बारे में विचार कहा सरदार पटेल ने? दिखाइए, कोट करिए। सरदार पटेल ने चेन्नई 1948 में कहा है, चेन्नई 1948 में कहा, मैं आपको चेन्नई 1948 में कहा है, सुनिए, जाइए, डॉक्टर अंबेडकर का 1956 में बीबीसी को दिया इंटरव्यू, गांधी के बारे में क्या क्या बोला, मैं सुधांशु जी सुन लीजिए, चेक कर लीजिए उनकी आवाज में। सुधांशु जी सुन लीजिए, एक मिनट। अब चूंकि मुद्दा खड़ा हो गया। सरदार पटेल ने तो 11 सितंबर 1948 को गोलवालकर को चिट्ठी लिखकर कहा था कि जिस तरीके से जहर की राजनीति आप लोग करते हैं, उसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई है। नहीं, आप लोगों ने गांधी की हत्या के बाद मिठाई बांटी थी और आप जहर की राजनीति करते। सरदार पटेल ने कहा, मैंने थोड़ी कहा, नहीं कहा है, सरदार पटेल ने कहा है। उन्होंने 11 सितंबर 1948 गूगल करिए, आप लोग अभी गूगल करिए, और ये चिट्ठी लिखी हुई है। बहस छिड़ गई है यहाँ पर, लेकिन हम वापस आना चाहते हैं आज की बात। नहीं हो रहा हूं मैं तो वो बात कह रहा हूं कि आखिर सरदार पटेल को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि गांधी की हत्या पर आप लोग मिठाई बांट रहे थे, खुशियां कर रहे थे। एक ऐसा संगठन है, जब हमारी सरकार आई तो किस किस को भारत रत्न नहीं दिया है? इनके 4 नेताओं को दिया, मदन मोहन मालवीय जी, मैं तो कहता हूं गोलवालकर जी को भारत रत्न दीजिए, मुखर्जी को दिया है। और सुनिए, इन्होंने मैं तो कहता हूं दीजिए ना, अपनी सरकार से खुद मैं कहता हूं कि आप हेडगेवार को भारत रत्न दीजिए, खुद को। मैं तो कहता हूं हिम्मत है तो गोलवालकर को भारत रत्न दीजिए, मैं तो कहता हूं हिम्मत है तो बाला साहब देवराज को कोई भारत रत्न दीजिए। है हिम्मत तो दीजिए ना, क्यों नहीं देते आप? क्यों नहीं देते हैं? देना चाहिए,
क्यों नहीं देती है? क्यों नहीं देती? पूछिए इनसे सवाल। अच्छा, इसलिए आशुतोष जी, नहीं आशुतोष जी। क्योंकि फिर तमाम वो गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, फिर वो तमाम काला अध्याय लोगों के सामने आएगा कि किस किस तरीके से इन लोगों ने देश के साथ किया है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ आशुतोष जी, मैं आपसे कह रहा हूं। आशुतोष जी आपकी लड़ाई थोड़ी अरे छोड़िए ऑडियंस से, सर, शांति प्लीज छोड़िए। सर, आपको अब इस लड़ने समय- थोड़ी आए ऑडियंस से। यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, तो उसका हिंदी अनुवाद क्या है? भारतीय संघ। और इस समय कश्मीर क्या हो गया है? यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश। अडानी जी की दुकान है भाई। अडानी जी का बताता हूं, बहुत अच्छा इन्होंने अडानी जी बात की। ये बताइए, ये यूएस कोर्ट में जो आरोप लगा है वो किन राज्य सरकारों को पैसा देने का आरोप लगा है? बोलिए। आंध्रा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना। बोलो ना, आपकी सरकार ने दिया है कि नहीं? बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? और दिया है तो इस्तीफा दो। ए भैया, चितवी मेरी पटवी मेरी नहीं चलेगी। अब मैं बताना चाहता हूं, और अब मैं एक सीरियस बात कहना चाहता हूं। एक सीरियस बात आप सोचिए, आज सोलर पैनल्स में, सोलर एनर्जी कंपनी के लिए सोलर पैनल्स में एक छत्र साम्राज्य किसका है? चाइनीज कंपनी का है कि नहीं? बोलिए। और जब अब भारत सोलर एनर्जी में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, हमने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की है 1 करोड़ घरों पे, तो सोलर पैनल में हमें डिपेंडेंसी चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, यदि भारत की सोलर कंपनीज डाउन होंगी तो फायदा किसको मिलेगा? बोलिए। लगातार इंपोर्ट होता रहेगा कि नहीं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भैया 80 चुटकी 90 ताल, जिधर शुरू होता संसद सत्र उधर से ताल बजती है 7 समुंदर पार से। पिछले 3-4 सालों में आप देख लीजिए, जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी बीबीसी की रिपोर्ट, कभी ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट, तो कभी कुछ आ जाता और अभी फिर उसके बाद आ गया। और वैसे एक बात बताऊं, जिन अटॉर्नी ने ये रिपोर्ट फाइल की, अभी सिर्फ कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उनका नाम ब्रॉयस ऑर्डिनेंस करके है। वो जॉर्ज सोरेस के बेटे के बहुत घनिष्ठ मित्र के मित्र हैं। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। चलिए मैं मान लेता हूं 2 षड्यंत्र है, जॉर्ज सोरेस षड्यंत्र कर रहा है। जॉर्ज सोरेस के खिलाफ अभी तक भारत सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? क्या इंटरपोल से कहा गया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए? यह आदमी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करा, भारत के तोड़ने के षड्यंत्र शामिल है? क्या अभी तक रेड कॉर्नर नोटिस के लिए किया गया? क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की कोशिश की गई? क्यों नहीं की गई? और नहीं तो कम से कम देश के अंदर आप सीबीआई की जांच कराइए। और तमाम लोग जो जॉर्ज सोरेस के इशारे पर देश में षड्यंत्र करते हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए और उन सारे लोगों को कहीं नहीं इंडिया गेट पे फांसी की सजा खुलेआम दी जानी चाहिए, क्योंकि जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। क्यों नहीं उस पर आज तक जांच? दिल्ली पुलिस को अमेरिका भेजिए आप जल्दी से। दूसरी बात सुन लीजिए, एक जांच कराइए सुधांशु जी। सुन लीजिए, नहीं, ये आप बात बार बार रोते रहेंगे और फिर बोलेंगे कि इतना रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबता है ना सुधांशु जी। एक मिनट और मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए मान लीजिए कि राज्य सरकारों ने घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध है। अगर दोनों ही अपराध है, राज्य सरकारें अगर घूस ले रही हैं, तो केंद्र सरकार के हाथ को किसने बांध रखा है? अरे जाइए जगन मोहन रेड्डी को पकड़ के उठा के लाइए और बांधिए और पूछिए। और इसके अलावा जम्मू, इसके अलावा आप पूछिए तो केंद्र सरकार क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करती है? और एक मिनट, ये मामला बहुत संवेदनशील इसलिए है क्योंकि जो सेकी नाम की संस्था है वो भारत सरकार की कंपनी है और उसकी तरफ से अडानी डील कर रहे राज्य सरकारों के साथ से, तो इसका मतलब यह है कि सेकी की भूमिका भी संदिग्ध है। तो क्यों नहीं सेकी के खिलाफ कार्रवाई की जाए? हो गई है ही वो तो आशुतोष जी। मैं ये सवाल पूछता हूं कि चलिए हिंदुस्तान की सारे मुख्यमंत्री बेईमान है, अरे मोदी जी तो ईमानदार है ना, क्यों नहीं अब सीबीआई की जांच करिए, जगन मोहन रेड्डी को उठा के लाइए, नवीन पटनायक को उठा के लाइए, तमाम लोग उठा के लाइए और दूध का दूध पानी पानी। रुक, तेरे को बताते तेरी। अद्भुत तर्क दिया है आशुतोष जी ने, मैं अभिभूत हो गया। क्या बुद्धिजीवी हैं साहब। मतलब बहुत राहुल शुक्रिया आपका। गांधी कह रहे हैं जिनकी सरकारें हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भाई तू अपनी सरकार से अपने राज्य में एफआईआर न दर्ज करा, हम तो कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो कह रहे हैं आप करवाइए। वो तो गजब है साहब। आपको समर्थन दे रही थी सुधांशु जी, एक मिनट, अपने वो तो आपको समर्थन दे रही थी। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए बोला अब अपने टर्न पे। सर, ये विदेश से जिस प्रकार के षड्यंत्रपूर्ण आरोप भारत पे लगाए जाते हैं, अभी उदाहरण देख लीजिए, ऐसा ही आरोप कनाडा ने लगाया था ना निज्जर की उसके ऊपर, और आज अभी 3 दिन पहले एक उसको अर्श दल्ला को गिरफ्तार किया है और जस्टिन ट्रूडो ने अपना स्टेटमेंट वापस लिया है जब भारत सरकार ने कहा सबूत तो कुछ नहीं है। आपको तो कहना चाहिए कौन होता है अमेरिकन कोर्ट भारत के बारे में बोलने वाला, मगर क्या करें, ये वो हैं कि अपने सदन पर, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की, कि जो अमेरिका इंग्लैंड में कह दिया गया वही महत्वपूर्ण है। अरे मैं कहना चाहता हूं, अगर आज हमसे कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरेस पे कार्रवाई करो, भाई साहब ये बताइए जिस जमाने में स्नूपिंग हुई थी
जब प्रणब मुखर्जी जी थे रक्षा मंत्री, तब तो कहा गया था वो विदेश की कंपनियां, हम तो यहां कार्रवाई नहीं कर सकते। और आज कोई आके कमेंट कर देगा और उसके बाद कहते हैं कि कार्रवाई करिए। हमें तो यह कहना चाहिए हम अपने लीगल सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, उन पे नहीं। खैर, मगर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, जिन सरकारों के ऊपर आरोप लगा है और इन्होंने कहा अडानी जी ने बहुत पैसा कमाया, बताइए सबसे बड़ा सोलर का प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ का राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिया। अब आइए, सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट 16,000 करोड़ का भूपेश बघेल की सरकार ने दिया। सबसे बड़ा पोर्ट्स का प्रोजेक्ट केरल की सरकार ने दिया। और अभी अभी तेलंगाना की सरकार ने एग्रीमेंट किया है और ममता बनर्जी जी ने भी किया है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, ये कहानी क्या है? दिल्ली में बैठ के अडानी अडानी चिल्लाना है, फिर जयपुर में, हैदराबाद में और रायपुर में खटाखट 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 इन्वेस्ट अंदर लेना है। ये मेरी समझ से बाहर है मेरे भाई। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं।